गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 1857 की क्रांति की असफलताओं के कारण पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने 1857 की क्रांति के कारण पढ़े थे, वो काफी विस्तृत रूप से पढ़ाए। अब हम पढ़ेंगे 1800 क्रांति की असफलताओं के कारण। तो बच्चों, मैं पॉइंट के रूप में पढ़ा रही हूँ और जैसा क्वेश्चन बनता है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रश्न लिखना उत्तर लिखना होता है। जैसे अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो हम पॉइंटों के रूप में जो ये पॉइंट है इनको ही लिख सकते हैं, और यदि बड़ा है, निबंधात्मक है, तो हमें इनके पॉइंटों के अंदर भी मैटर लिखना होता है। तो पॉइंटों को अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो हम उनके अंदर आराम से अच्छी तरह लिख सकेंगे। तो पॉइंटों को पहले अच्छी तरह से याद कर लेना। तो हम पढ़ेंगे असफलताओं के कारण। देखिए, वैसे तो 1857 की क्रांति अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का प्रथम सशस्त्र प्रयास था। और देखिए, इसमें जो अंग्रेजों की सेना थी, भारतीय सेना, वो अंग्रेजों से 7 गुना अधिक थी। जनता का सहयोग भी था, पर फिर भी अंग्रेज विद्रोह का दमन करने में सफल रहे और भारतीयों को हार का सामना करना पड़ा। तो बच्चों, इसके निम्न कारण थे। देखिए, पहला कारण कुशल एवं योग नेतृत्व का अभाव, यानी इस क्रांति के लिए एक अच्छा नेता नहीं मिला। क्योंकि जैसे बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया, लेकिन वो वृद्ध और कमजोर थे। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, वाजिद अली शाह, हजरत महल, कुंवर सिंह, जो भी नेता थे जिन्होंने विद्रोह की बागडोर संभाली, उनके अपने अपने उद्देश्य थे और इनमें आपस में समन्वय का अभाव था, यानी नेतृत्व क्षमता का अभाव था। तो इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण असफलता का कारण है कि क्रांतिकारियों को कुशल और योग नेतृत्व नहीं मिल सका। तो दूसरा है क्रांति का समय से पूर्व होना। तो बच्चों देखिए, एक तो तिथि निश्चित की गई थी 31 मई 1857, यानी एक ही दिन विद्रोह के लिए निश्चित किया गया था। कौन सा? 31 मई 1857। लेकिन मेरठ में 10 मई 1857 को समय से पूर्व आरंभ हो गई क्रांति। तो ऐसे समय में अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर जो क्रांति हुई थी, तो अंग्रेजों को उसे दमन करने में अंग्रेजों को कठिनाई नहीं हुई। यानी अंग्रेजों ने जहां जहां अलग अलग समय पे हुई क्रांति, तो अंग्रेजों ने उन्हें अलग अलग समय पर उनका दमन कर दिया। अगर एक साथ होती है 31 मई को, तो अंग्रेजों के लिए बहुत कठिन होता है इसका दमन करना। तो देखिए बच्चों, दूसरा टॉप पॉइंट हमने पढ़ा कि क्रांति है जो समय से पूर्व हो गई थी, इसलिए असफल हो गई। तीसरा है कि भारतीय शासकों का असहयोग। देखिए, अधिकांश जो रियासत थी, यानी जो राजाओं के राज थे, रियासत थी, राजाओं ने इस विद्रोह में अपने स्वार्थ के कारण ही भाग लिया था। जिनके राज छिने थे ना, जैसे झांसी का, अवध का, तो उन्होंने ज्यादा सहयोग किया और अंग्रेजों का, और बहुत सारे राजाओं ने अंग्रेजों का इस विद्रोह को दमन करने में अंग्रेजों का साथ दिया। इसलिए हमारी जो ये क्रांति थी वो असफल हो गई, यानी भारतीय शासकों ने इस विद्रोह को दमन करने में अंग्रेजों का साथ दिया अपने स्वार्थ के कारण। चौथा है जमींदार, व्यापारियों और शिक्षित वर्ग की तटस्थता, यानी इस क्रांति में भी बड़े जमींदार, साहूकार, व्यापारियों ने अंग्रेजों का सहयोग किया। तो ये शिक्षित वर्ग का भी सहयोग नहीं मिल पाया, इस कारण भी इस क्रांति का असफल हो गई। देखिए बच्चों, 5वां पॉइंट है सीमित साधन। सीमित साधन यानी हमारे जो भारतीय सैनिक थे उनके पास सैनिक साधनों की भी कमी थी, अनुशासन की भी कमी थी, योग नेतृत्व का भी अभाव था। और जबकि अंग्रेज थे ना, उनके पास प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सज्जित सेना थी, और उनका देखिए समुद्र पर भी नियंत्रण था, तो इसका भी उन्हें लाभ मिल गया। इसके अलावा हमारे पास धन, रसद और हथियारों की कमी थी, इन सब का भी हमें सामना करना पड़ा। तो सीमित साधन थे, इसलिए असफल हो गए। छठा पॉइंट है निश्चित लक्ष्य एवं आदर्श का अभाव, यानी क्रांतिकारियों ने, केवल क्रांतिकारियों का मेन उद्देश्य था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का प्रयास करना। हालांकि ये व्यापक संग्राम था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए, लेकिन
अंग्रेजों को यहाँ से जाने के बाद क्या भावी प्रशासनिक स्वरूप होगा, क्या योजना होगी, ये क्रांतिकारियों के सामने नहीं थी। यानी कोई उद्देश्य नहीं था कि अंग्रेज अगर चले जाएंगे तो उसके बाद क्या प्रशासनिक व्यवस्था होगी। तो एक स्पष्ट उद्देश्य का अभाव था, लक्ष्य का अभाव था, इसलिए भी ये क्रांति असफल हो गई। 7वां पॉइंट है अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां। देखिए अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां रही 1857 उस समय जब ये क्रांति हुई। उस समय क्योंकि क्रीमिया और चीन से युद्ध में विजय के पश्चात अंग्रेज सैनिक भारत पहुंच गए और अंग्रेजों के पास अतिरिक्त सेना का भी गठन कर लिया। और इसके अलावा उस समय देखिए यातायात और संचार के साधन यानी रेल, जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने रेल और डाक तार की व्यवस्था भी कर दी थी। तो तुरंत ही सेना और जो भी समाचार थे वो तुरंत पहुंच रहे थे। तो ये चीजों से भी अंग्रेजों के लिए परिस्थितियां अनुकूल रही। अंतिम पॉइंट है लॉर्ड कैनिंग व अंग्रेजों की कूटनीति। यानी अंग्रेज ने अपनी कूटनीति से पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के जो पठान थे, अफगान थे, सिंधिया थे और निजाम, इन सब का सहयोग प्राप्त कर लिया। इसके अलावा जो कैनिंग थी उनकी उदार नीति का भी प्रभाव पड़ा और इस कूटनीति से उनकी सफलता हुई इस क्रांति में को दबाने में। तो देखिए बच्चों क्या क्या कारण थे असफलताओं के, इनको पॉइंटों को हमें वापस अच्छी तरह रिवाइजन करना है। कुशल और योग्य नेतृत्व का भाव, क्रांति का समय से पूर्व होना, भारतीय शासकों का असहयोग, जमींदारों, व्यापारियों और शिक्षित वर्ग की तटस्थता, सीमित साधन, निश्चित लक्ष्य एवं आदर्श का अभाव, अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां और लॉर्ड कैनिंग व अंग्रेजों की कूटनीति। और देखिए सारांश में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय भावनाओं की कमी, पारस्परिक समन्वय नहीं था और सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव होने के कारण 1857 की क्रांति असफल हो गई। अब देखिए बच्चों ये तो हमने असफलताओं के कारण पढ़े। अब बड़े प्रश्न में जैसे कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, क्या परिणाम निकले, तो बड़े क्वेश्चन आ जाता है। तो ये परिणाम भी हमें उसमें लिखने पड़ेंगे और केवल परिणाम पूछे तो ये परिणाम है। तो देखिए क्या है, देखिए 1857 की क्रांति के क्या परिणाम निकले। कंपनी शासन का अंत हो गया। तो देखिए छोटे प्रश्न में भी कई बार आ जाता है कि 1857 क्रांति के क्या परिणाम निकले, यानी कंपनी के शासन का अंत हो गया। ये किस घोषणा से हुआ? 1 नवंबर 1858 को महारानी जो एलिजाबेथ थी उनकी घोषणा से कंपनी का शासन का अंत हो गया और शासन किसके हाथों में आ गया? ब्रिटिश सम्राट के हाथों में। यानी अब ब्रिटेन के राजा के हाथों में भारत का शासन आ गया, कंपनी के हाथों से लेकर के। और देखिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कंपनी का शासन को चलाते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनका अंत हो गया। तो देखिए 1857 क्रांति के बाद क्या हुआ? भारत का शासन संचालन के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद इंडिया काउंसिल का गठन। किसका गठन किया गया? भारत का संचालन करने के लिए शासन को इंडिया काउंसिल का। और गवर्नर जनरल का पदनाम क्या कर दिया गया? वायसराय। क्या कर दिया गया? वायसराय। तो देखिए जो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे वो अंतिम गवर्नर जनरल हो गए और प्रथम वायसराय कहलाए लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए कंपनी शासन का अंत हो गया 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप के बाद। तो ये जो है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन किसके द्वारा संचालित होने लगा? छोटे प्रश्नों में कई बार आ जाता है। तो इंडिया काउंसिल, 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई इंडिया काउंसिल और वायसराय, गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया? वायसराय। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ? सेना का पुनर्गठन। 1861 सेना सम्मिश्रण योजना के अनुसार कंपनी की यूरोपीय सेना सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। जो कंपनी के थी ना सेना, यूरोपीय सेना, वो किसको? सरकार को हस्तांतरित कर दी गई, यानी उनको उनके हाथों में सौंप दी गई। और 1861 में पील कमीशन ने एक सुझाव रिपोर्ट में बताया कि सेना में अब ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी जाए, यानी भारतीय सेना से भारतीयों की संख्या से ज्यादा किसकी? अंग्रेजों की सेना ज्यादा रख दी जाए।
सेना में, और सेना और तोपखाने के जो मुख्य पद है वे केवल यूरोपियों के हाथों में ही आरक्षित किए जाएं। और इस बात का भी ध्यान रखा गया कि समुदाय या क्षेत्र के भारतीय सैनिकों को एक साथ सैनिक टुकड़ियों में न रहे, क्योंकि अगर वो एक ग्रुप में एक ही जगह के होंगे तो वो वापस बगावत कर सकते हैं। इसलिए एक ही समुदाय और एक ही क्षेत्र के भारतीय सैनिकों को एक साथ सैनिक टुकड़ियों में न रखे। ये किसने कहा? पील कमीशन की रिपोर्ट में, कि अब ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी जाए और सेना में तोपखाने और मुख्य पद केवल यूरोपियों के लिए रहे, और जो समुदाय या क्षेत्र विशेष के भारतीय सैनिक हैं उनको एक साथ सैनिक टुकड़ियों में न रखें। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या आया? भारतीय नरेशों के प्रति नीति में परिवर्तन आया। क्या नीति आई? यानी क्षेत्रों का सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी। क्षेत्रों का सीमा विस्तार यानी जो ब्रिटिश सरकार है उसने अब क्षेत्रों के सीमा विस्तार पर, जो राज्य विस्तार था उस पर ध्यान ना देकर, नहीं मतलब उस विस्तार की नीति को त्याग दिया, और जो स्थानीय राजाओं थे उनके अधिकार, गौरव और सम्मान की रक्षा का विश्वास दिलाया, और भारतीय शासकों को दत्तक पुत्र यानी गोद लेने की अनुमति दी गई। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। कौन सा? भारतीय नरेशों के प्रति नीति में परिवर्तन। यानी अब अंग्रेजी सरकार ने क्षेत्रों के सीमा विस्तार यानी राज बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया, और राजाओं के भी अधिकार, गौरव, सम्मान की रक्षा पर ध्यान, विश्वास दिलाया, और राजाओं को, भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई। चौथा पॉइंट है 1857 की क्रांति के परिणाम का फूट डालो राज करो की नीति को बढ़ावा दिया। क्योंकि देखिए जो 1857 की क्रांति हुई उसमें आपस में सौहार्द था, यानी सभी जातियों में आपस में प्रेम था। तो इससे घबराकर अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता का यानी हिंदू मुसलमानों को भड़कावा न देना, जातिवाद, क्षेत्रवाद आदि जो ये प्रवृत्तियां थी उसको बढ़ावा दिया, और फूट डालो और शासन करो उनकी नीति का प्रमुख आधार बन गई। और देखिए भारतीय धन का निष्कासन, यानी अब अंग्रेज जो भी ब्याज पर और जो भी पूंजी जमा थी उन सब पर, सबके लाभ के रूप में भारतीय धन का निष्कासन होने लगा, यानी इंग्लैंड जाने लगा। राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रोत्साहन, छठा परिणाम क्या है? राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रोत्साहन, यानी 1857 की जो क्रांति हुई उसके सामूहिक प्रयास से भारतीय के राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। और जो ये क्रांतिकारी थे जैसे लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, नाना साहब, इन सब से स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरणा ली लोगों ने, और ये प्रेरक बन गए। तो ये हमारे परिणाम थे। अब है कि ये क्रांति का स्वरूप क्या था? इतिहासकार इसकी क्रांति के स्वरूप को लेकर अलग अलग मत है सभी के। कोई यूरोपीय विद्वान इसे सैनिक विद्रोह कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि मुसलमानों का षड्यंत्र था, किसी ने कहा है कि ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, श्वेत और काले लोगों के लिए था, कोई कह रहा है कि सैनिक विद्रोह था। जो कुछ भी हो, लेकिन ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन इसके लिए प्रमुख मत है सैनिक विद्रोह। इसको किस किस ने बताया? रॉबर्ट्स, जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या कहा है इन सभी ने? कि ये केवल सैनिक विद्रोह था, अन्य कुछ नहीं। लेकिन देखिए यह विद्रोह एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन समाज के प्रत्येक वर्ग ने इसमें भाग लिया, अतः इसे पूर्णतः सही नहीं माना जा सकता कि ये केवल सैनिक विद्रोह था। यानी रॉबर्ट्स, जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या कहा है कि ये सैनिक विद्रोह था और कुछ नहीं था। लेकिन देखिए हालांकि ये वो कारतूस लगे वाले वो जो सैनिक विद्रोह था उसी से शुरू हुआ था, लेकिन समाज के प्रत्येक वर्ग ने इसमें भाग लिया, अतः इसे पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता। दूसरा टॉपिक है कि मुस्लिम प्रतिक्रिया। देखिए कि ये मुस्लिम लोगों का षड्यंत्र था कि वो मुस्लिम थे, वो शासन की पुनः स्थापना करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन देखिए हमने भी पढ़ा है, और इस मत का समर्थन किसने किया है? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। तो ये देखिए ये जो ये नाम है इतिहासकारों के, ये हमें याद रखने हैं कि मुस्लिम प्रतिक्रिया किसने बताया? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। तो देखिए बच्चों, उन्होंने कहा कि ये मुस्लिमों का षड्यंत्र है, वो वापस
मुस्लिम राज स्थापना करना चाहते थे। लेकिन देखिए इस जो क्रांति हुई थी उसमें हिंदुओं की अधिक संख्या में भाग लिया था, तो इससे भी ये मत भी पूर्णतः सही नहीं है। तीसरा पॉइंट है जन क्रांति। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि ये किसानों का, जमींदारों का, सैनिकों का, विभिन्न व्यवसाय में लगे लोगों ने इसमें भाग लिया। लेकिन अंग्रेजी सेना में अनेक भारतीय थे, अतः ये कहना भी सही नहीं है कि जिस तीव्र गति से ये विद्रोह फैला उससे ये बात प्रकट होती है कि विद्रोह को जनता का प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ, यानी इसमें सभी जनता ने भाग लिया था। किसी ने कहा है कि किसान विद्रोह था, कि इसमें किसान विद्रोह था कि किसानों ने कंपनी सरकार के साथ ही जमींदारों और बड़े ताल्लुकदारों के विरुद्ध भी विद्रोह किए थे, लेकिन इसे पूर्णतः सही नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रीय विद्रोह, देखिए किसने कहा है इसे राष्ट्रीय विद्रोह? बेंजामिन डिजरेली। ये ब्रिटेन के हैं, सांसद रहे हैं बेंजामिन डिजरेली। इन्होंने क्या बताया? राष्ट्रीय विद्रोह बताया है। और अशोक मेहता ने भी अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय भावना के कारण ही सभी वर्गों के लोगों ने बिना मतभेद के आपसी जो स्वार्थ थे उसको भुला करके अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का सामूहिक प्रयास किया, जो राष्ट्रीय विद्रोह की श्रेणी में आता है। यानी ये राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि सभी लोगों ने आपस में आपसी भेदभाव को मिटा करके अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का सामूहिक प्रयास किया। और इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ये किसने कहा है? वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो ये किताब याद रखनी है, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्रता समर। इसमें भी कहा गया है कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज में भी लिखा है कि सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ ये विद्रोह सैनिक क्षेत्र तक ही नहीं था, अपितु ये जन विद्रोह था और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया। तो देखिए 1857 की क्रांति के समय पूरे भारत में अंग्रेज विरोधी भावनाएं थी। जनसाधारण और सभी क्रांतिकारियों का एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, और यही लक्ष्य संघर्ष की प्रेरणा बना। अतः इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम उद्घोष कहना उचित होगा, जिसमें राष्ट्रवादी तत्वों का समावेश था, यानी ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो 1857 में सारे जो जनता ने, सभी क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाले, और यही एक उद्देश्य था, और इसलिए इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का ज्यादा कहना ज्यादा उचित होगा। तो धन्यवाद बच्चों। ये इस वीडियो के अंतर्गत आए हुए ये प्रश्न है, इनको अच्छी तरह पढ़ें बच्चों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।